विद्यार्थियों, आज हम पिछले जो क्लास में हमने पढ़ा था उसके आगे हम अध्ययन करने जा रहे हैं। और इसमें आज हम पिछले क्लास में हमने पुनर्जागरण का अध्ययन किया और इस चैप्टर में हम सर्वप्रथम धर्म सुधार आंदोलन उसके बारे में जानेंगे। धर्म सुधार आंदोलन, और इसमें हम जानते हैं धर्म सुधार आंदोलन की आवश्यकता क्यों हुई। हम देखते हैं कि पुनर्जागरण के समय यहाँ पे कैथोलिक धर्म है वो प्रभावी था। कैथोलिक धर्म ही अधिकांश यूरोपीय राष्ट्र थे, उनका राजधर्म था और लोगों का धर्म था, और उसमें बहुत अधिक बुराइयां थी। और उन बुराइयों के कारण लोग बहुत दुखी थे। यानी कि राजा तो शोषण करता है, सामंत भी शोषण करता सामान्य वर्ग का, फिर ये धर्म के जो पदाधिकारी थे वो भी उन लोगों का बहुत अधिक शोषण करते। तो इस कारण से यहाँ के लोग दुखी हैं और वो अब बदलाव चाहते हैं। और यहाँ पे जो रोमन साम्राज्य था, पोप की सत्ता थी, यानी कि पोप प्रधान था सभी राज्यों में। किसी भी देश में यदि कोई शासक बनेगा तो पोप की अनुमति से बनेगा। यदि किसी दूसरे राज्य से विवाह संबंध स्थापित करने हैं तो वो भी पोप की अनुमति लेनी होगी। और पोप का अपना ही पेपल स्टेट्स था, पोप का साम्राज्य, जिसे पेपल स्टेट्स के नाम से जाना जाता था यूरोप में। तो ये जो धर्म सुधार आंदोलन होता है, क्यों इसकी आवश्यकता हुई, उसमें पहला कारण या धर्म सुधार आंदोलन के कारण, इसमें हम सर्वप्रथम पहला कारण है वो पढ़ेंगे पुनर्जागरण का प्रभाव। पुनर्जागरण का प्रभाव, इसमें क्या होता है कि यहाँ पे पुनर्जागरण हुआ यूरोप में, इटली से उसकी शुरुआत होती है और पुनर्जागरण से प्रत्येक क्षेत्र में बदलाव आता है। तो यहाँ पे जो लोग धर्म के आडंबरों, कुरीतियों, अंधविश्वासों का अंधा अनुकरण कर रहे थे, अब वो बात नहीं रही। अब लोग सोच समझ करके, तर्क पर बल दे करके वैज्ञानिकता का विकास होता है यहाँ पे। उस सब के कारण पुनर्जागरण होता है। पुनर्जागरण के कारण यहाँ पे स्वतंत्र चिंतन का विकास होता है। लोग अपना सही और बुरा समझ करके और फिर निर्णय लेने लगे। और अब उस धर्म के, ऐसे नहीं कि भेड़ चाल में चलते जाएंगे, नहीं, अब यहाँ के लोगों को धर्म में सुधार की आवश्यकता महसूस की जाने लगी और उन्होंने सुधारों के लिए प्रयास प्रारंभ किया। नेक्स्ट है मानववाद का प्रभाव। मानववाद, मानव के हितों के लिए कार्य करना, मानव की समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास करना, यही पुनर्जागरण के दौरान होता है। पहले धर्म केंद्रित था, अब मानव केंद्रित हो गया और मानव ही सर्वोपरि बन गया। तो ये मानववाद की भावना है, इसका प्रसार भी धर्म सुधार आंदोलन में प्रभावी भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है वैज्ञानिक प्रगति। वैज्ञानिक प्रगति, इसमें क्या होता है कि यहाँ पे विज्ञान का विकास भी होता है। स्थापत्य कला का, विज्ञान का, मानववाद का, इनका विकास होता है। छापे खाने का आविष्कार हो रहा है, पुस्तकें छापी जा रही हैं, वैज्ञानिक आविष्कार नए नए हो रहे। तो वैज्ञानिक आविष्कार का मतलब ये होता है कि अंधविश्वासों से दूर होना और वैज्ञानिकता की ओर, मानववाद की ओर प्रसार होना। नेक्स्ट है आर्थिक परिवर्तन। लोग समृद्ध होते जा रहे हैं धीरे धीरे, व्यापार में समृद्ध हो रहे हैं। और जो समृद्ध होते जा रहे हैं वो अब साहित्य का भी अध्ययन करने लगे, साहित्य को पढ़ने लगे। तो उन्हें बदलाव हो रहे, यूरोप में हो रहे बदलावों से उनको परिचित होने का मौका मिलता है और इसमें वो भी अपना योगदान करते हैं। नेक्स्ट है शिक्षा का विकास। शिक्षा का विकास, और शिक्षा के विकास में क्या होता है कि यहाँ पे पुनर्जागरण के दौरान
विद्यालय स्थापित हुए, विद्यालयों में धर्म के अलावा अन्य विषय भी पढ़ाए जाने लगे, और जहाँ पे शिक्षा का विकास होने लगा यहाँ पे, जिससे विभिन्न जो देश थे उनके साहित्य का अध्ययन किया जाने लगा, गणित, भूगोल, मानववाद, इनका अध्ययन किया जाने लगा। यहाँ पे यूरोप में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, पादुआ विश्वविद्यालय, जेनेवा विश्वविद्यालय, फ्लोरेंस विश्वविद्यालय, इनकी स्थापना होने लगी, और उन विद्यालयों की स्थापना से शिक्षा का प्रसार होने लगा, और शिक्षा के प्रसार से धर्म में सुधार होता है। नेक्स्ट है चर्च के संगठन के दोष। चर्च के संगठन के दोष, इसमें क्या होता है कि चर्च था उसमें बहुत अधिक बुराइयां थी रोमन कैथोलिक चर्च में, यानी कि इतनी हद तक जा चुके थे कि उनका जो पादरियों का जीवन था वो लोगों के हित के लिए होना चाहिए, उनको मुख्य रूप से एक तरह से आदर्श बनना चाहिए अनुयायियों के सामने, लेकिन उनका जीवन विलासितापूर्ण था बहुत ही अधिक। तो इससे वो बहुत अधिक भ्रष्ट हो गए, प्रजा का शोषण करते। तो इस कारण से ये जो धार्मिक दोस्त थे, इसके कारण भी लोग इनके विरोधी होते चले गए। नेक्स्ट है बौद्धिक प्रतिक्रिया। यहाँ पे चर्च का विरोध किया जाता है, बौद्धिक बदलाव होते हैं, बौद्धिक प्रतिक्रियाएं कौन कौन व्यक्त करते हैं? सर्वप्रथम जॉन वाइक्लिफ, जॉन हस, सेवानरोला, इरेस्मस, मार्टिन लूथर, इन विद्वानों ने धर्म की आलोचना की, जो गलत नीतियां थी उनकी आलोचना की। प्रारंभिक जो सुधारक थे सेवानरोला और जॉन हस, इनको तो धर्म की आलोचना करने के ऊपर चर्च के आदेश के द्वारा जिंदा जला दिया गया। बाद में इरेस्मस, मार्टिन लूथर, इनके प्रयासों से धर्म सुधार आंदोलन होता है और वो बढ़ता जाता है। और अंतिम कारण है तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण में है कि पोप था लियो दसम, उसने एक नए पत्र प्रकाशित किए, और वो पत्र थे पाप मोचन पत्र। पाप मोचन पत्र, उन पाप मोचन पत्रों को यदि भर करके कोई जमा करवा देगा, पैसे में बिकते थे वो लोग पत्र, जो कोई उनको भर के जमा करवाएगा वो पापों से मुक्त हो जाएगा। कमाई के लिए पोप लियो दसम ने ये एक नया तरीका अपनाया, और लोग हैं रात से ही कतार में लग गए उन पाप मोचन पत्र को खरीदने के लिए, और चर्च का खजाना बढ़ता चला गया। तो मार्टिन लूथर ने इसका विरोध किया, तो पाप मोचन पत्र वो तात्कालिक कारण बनता है। तो इस प्रकार से इन कारणों के परिणाम स्वरूप धर्म सुधार आंदोलन होता है, रोमन कैथोलिक चर्च में सुधार होते हैं। और अब हम पढ़ेंगे धर्म सुधार आंदोलन है, इसमें मार्टिन लूथर का योगदान। मार्टिन लूथर है, उसका धर्म सुधार आंदोलन में योगदान, और वो कुछ पॉइंट्स के अनुसार पढ़ेंगे। सर्वप्रथम है पाप मोचन पत्र। जब पोप लियो दसम ने पाप मोचन पत्र उनकी बिक्री प्रारंभ की, और उसकी जिम्मेदारी जर्मनी में टेटजेल नामक पादरी को दी गई, और टेटजेल नामक पादरी वहां पे पत्र बेच रहा है और लोग खरीद रहे हैं पैसे दे दे करके। तो मार्टिन लूथर ने उनका विरोध किया, और 95 थीसिस नामक पत्र है वो उस चर्च के बाहर चिपकाया जहां पे वो टेटजेल है अपने पाप मोचन पत्रों की बिक्री कर रहा था। 95 प्रतिस्थापनाएं उसने जारी की कि इस कारण से आपको ये पाप मोचन पत्र नहीं खरीदने से, इनकी कोई आवश्यकता नहीं है पापों से मुक्ति के लिए। नेक्स्ट है वार्म्स की धार्मिक सभा। मार्टिन लूथर ने कैथोलिक धर्म का विरोध किया, प्रोटेस्ट किया, और इनके जो अनुयायी बनते चले गए वो प्रोटेस्टेंटवाद ही बन गया। और इसने क्या किया, वार्म्स में कैथोलिक चर्च के पादरियों के साथ वाद विवाद किया, और अपना जो धर्म सुधार आंदोलन था उसको प्रभावी तरीके से उसने रखा, और कैथोलिक चर्च में जो बुराइयां थी उनकी बारे में उनको प्रकट बताया। नेक्स्ट है ऑगस्टबर्ग की संधि।
1555 ईस्वी में। 1555 ईस्वी में ऑगस्टबर्ग की संधि होती है। उस संधि के अनुसार होता क्या है कि ये जो प्रोटेस्टेंट वाद था उसको भी अनुमति मिल जाती है। रोमन कैथोलिक चर्च है वो प्रोटेस्टेंट वाद को भी अनुमति दे देता है कि आप भी अपना स्वतंत्र रूप से धर्म चला सकते हो। तो एक तरह से उनको कानूनी मान्यता प्राप्त हो गई। और नेक्स्ट है लूथर के सिद्धांत। मार्टिन लूथर ने कुछ सिद्धांत बताए और वो सिद्धांत इस प्रकार से थे कि जो चर्च के पादरी हैं उनका जीवन आदर्शपूर्ण होना चाहिए। नेक्स्ट कि इसमें ईश्वर के प्रति ऐसे आडंबर और कर्मकांड उनका स्थान नहीं होना चाहिए, बल्कि ईश्वर के प्रति श्रद्धा और विश्वास से ही मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। अन्य जो थे इसके कि जो धर्म के अधिकारियों वो राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग नहीं करेंगे, आदर्शपूर्ण मठों में रह करके आदर्श जीवन वैराग्य का जीवन व्यतीत करेंगे। तो इस प्रकार से और काफी सारे सुधार थे इसके। तो ये मार्टिन लूथर ने इसमें धर्म सुधार आंदोलन में अपना योगदान किया। नेक्स्ट है प्रतिवादी धर्म सुधार आंदोलन। अगला चैप्टर कि जब रोमन कैथोलिक धर्म में बुराइयां व्याप्त हो रही हैं तो उसके परिणाम स्वरूप रोमन कैथोलिक चर्च के अनुयायियों ने अपने धर्म में से बुराइयों को समाप्त करने के लिए यहाँ पर प्रतिवादी धर्म सुधार आंदोलन चलाया। प्रतिवादी प्रतिवादी का मतलब ये होता है कि अपने धर्म में सुधार के लिए, क्योंकि इन लोगों को विकल्प मिल रहा है कि वो प्रोटेस्टेंट वाद के अनुयायी बन सकते हैं यूरोप में, जिसमें जर्मनी है और इंग्लैंड है, पुर्तगाल है, स्पेन है, डच है। इन देशों में बहुत सारे लोग प्रोटेस्टेंट वाद के अनुयायी बनते हैं। अब कैथोलिक धर्म को लगा कि इस प्रकार से चलता रहा और हमने अपने धर्म में सुधार नहीं किया तो एक दिन तो ऐसा आएगा कि हमारे धर्म के कोई अनुयायी नहीं रहेंगे। अनुयायी नहीं रहेंगे तो फिर ये धर्म भी नहीं रहेगा। तो अपने धर्म में सुधार के लिए, अपने धर्म में प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने जो सुधार कार्य किया वो ही प्रतिवादी धर्म सुधार आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो इसमें हम सर्वप्रथम प्रतिवादी धर्म सुधार आंदोलन है, इसका अर्थ यही होता है जो मैंने अभी आपको बताया। और इसका पहला कारण था प्रोटेस्टेंट मत की बढ़ती लोकप्रियता। प्रोटेस्टेंट मत की बढ़ती लोकप्रियता। प्रोटेस्टेंट वाद है, मार्टिन लूथर है उसके अनुयायी हैं, वो संख्या में बढ़ते जा रहे हैं यूरोप में। कैथोलिक धर्म के लिए एक प्रश्नवाचक चिन्ह बन गया कि उसको अस्तित्व बनाए रखना है तो सुधार भी करना होगा। तो इसके प्रोटेस्टेंट वाद की बढ़ती लोकप्रियता को रोकने के लिए और अपने धर्म के अनुयायियों में वृद्धि करने के लिए कैथोलिक धर्म के लोगों ने अपने धर्म में, या फिर उनके जो पादरी वगैरह थे, कार्डिनल, बिशप, पॉप, इन्होंने अपने धर्म में सुधार के लिए प्रयास किया। तो पहला कारण ये बनता है। दूसरा है कैथोलिक सम्राटों के विरुद्ध गृहयुद्ध की आशंका। कैथोलिक सम्राटों के विरुद्ध गृहयुद्ध की आशंका। जहां पर भी यूरोप में कैथोलिक धर्म के सम्राट थे, अब जनता उनके खिलाफ होती जा रही है, गृहयुद्ध की आशंका बन गई। तो उस गृहयुद्ध को रोकने के लिए भी यहाँ पे प्रतिवादी धर्म सुधार आंदोलन होता है। नेक्स्ट है चर्च में व्याप्त बुराइयां। चर्च में व्याप्त बुराइयां। चर्च था वो तो बुराइयों का केंद्र ही था एक तरह से।
तो उन बुराइयों के कारण भी इनको प्रतिवादी धर्म सुधार आंदोलन चलाना पड़ा कि उनका एक तरह से बहुत ही विलासी और भ्रष्टाचार पूर्ण जीवन था पादरियों का। उन्हें अविवाहित रहना पड़ता था, लेकिन उसका पालन उन्होंने नहीं किया। नेक्स्ट है जो इसका कारण बनता है, इग्नेशियस लोयालो के प्रयास। इग्नेशियस लोयालो एक रिटायर्ड सैनिक था। उसने इस कैथोलिक धर्म में कैथोलिक धर्म के जो प्रतिवादी धर्म सुधार आंदोलन है इसमें सर्वाधिक योगदान किया उसने, और इसी के परिणाम स्वरूप इस धर्म में सुधार होता है और लोग दोबारा से इस धर्म के अनुयायी बनते जाते हैं। तो हम देखेंगे कि इन्होंने कैथोलिक धर्म में जो सुधार किए, उन सुधारों के लिए उन्होंने कौन सा तरीका अपनाया, ये तो कारण बनते हैं। और प्रतिवादी धर्म सुधार आंदोलन है, इसके लिए उन्होंने कौन सी तरीका अपनाया, इसका प्रारूप क्या रहा। और प्रारूप में सर्वप्रथम हम जानेंगे कि उन्होंने पहले तो रक्षात्मक रूप अपनाया। रक्षात्मक रूप में पॉप जॉन पॉल तृतीय ने प्रयास किए, सुधारों के प्रयास किए, सकारात्मक प्रयास किए उसने। इसके अलावा धर्म परीक्षण सभा, ट्रेंट की काउंसिल थी। ट्रेंट की काउंसिलें जो 1545 से 1563 ईस्वी तक जारी रहती हैं यहाँ पे, और उन ट्रेंट की काउंसिलों में यहाँ पे बहुत सारे सुधार किए गए, और उन सुधारों के परिणाम स्वरूप यहाँ पे बदलाव होते हैं। लोग धीरे धीरे कैथोलिक धर्म के अनुयायी, उनकी संख्या वापस धीरे धीरे बढ़ने लगती है। ये तो रक्षात्मक रूप था। और एक जो आक्रामक रूप अपनाया गया इसके लिए, और वो आक्रामक रूप था सबसे पहले जैसुइट संघ की स्थापना। 1534 ईस्वी में इग्नेशियस लोयालो ने जैसुइट संघ की स्थापना की, और उस संघ में कठोरता पूर्वक बहुत ही कठोर नियम लागू कर दिए। उन नियमों का पालन करना पादरी, कार्डिनल, बिशप, इन सब के लिए अनिवार्य था, और कोई यदि इनका उल्लंघन करता तो इन पादरियों को भी कठोर सजाएं, धर्म के प्रतिनिधि थे ईसाई धर्म के, उनको भी कठोर सजाएं दी जाने लगी। तो इस जैसुइट संघ के माध्यम से फिर एक थी धर्म परीक्षण सभा, जिसका पहले प्रयोग किया जाता था, बाद में बंद कर दिया। धर्म परीक्षण सभा के अनुसार जो कोई कैथोलिक धर्म का गलत विरोध करता है या गलत नीति अपनाता है, इसका कोई प्रतिरोध करता है, उसको बहुत कठोर सजाएं दी जाने लगी। नेक्स्ट ये था कि प्रतिबंधित पुस्तकों की सूची बनाना। इन्होंने ऐसी पुस्तकों की सूचियां बनाई जो कैथोलिक धर्म को नुकसान पहुंचा रहे थे, और उन पुस्तकों की सूची बना करके उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया, और उनके पढ़ने, पढ़ाने और उनके छापने पर प्रतिबंध लगा दिया, ताकि कैथोलिक धर्म का विरोध है वो नहीं हो। और अब हम अंतिम जो अध्याय है उसका अध्ययन करने जा रहे हैं, और वो है अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। अमेरिका है उसका स्वतंत्रता संग्राम, और सबसे पहले हम इसमें जानेंगे अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के कारण। और इसके पहले मैं आपको थोड़ी सी इसकी पृष्ठभूमि बता देता हूँ कि यहाँ पे अमेरिका में इंग्लैंड का अधिकार है। अमेरिका है वो 13 उपनिवेशों में बटा हुआ है, 13 उपनिवेश हैं, और यहाँ पे मुख्य रूप से यूरोप के ही लोग थे जो कैदी होते थे, उनको यहाँ पे भेज दिया जाता था। तो यहाँ पे अमेरिका में इंग्लैंड का अधिकार है और उनका शासन चल रहा है। तो इन अमेरिकी लोगों ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए यहाँ पे प्रयास किया, और वो प्रयास इस प्रकार से है, और इसके कारण है, उसमें पहला कारण है स्वतंत्रता की वैज्ञानिक पृष्ठभूमि। अमेरिकी लोग शौच से ही स्वतंत्र थे, वो किसी के अधीन नहीं रहना चाहते थे। जो स्वतंत्रता की वैज्ञानिक पृष्ठभूमि थी, यही उनकी आज़ादी का एक तरह से प्रारंभिक प्रयास बनती है। नेक्स्ट था
कि अंग्रेज सरकार का नगण्य हस्तक्षेप, अंग्रेज सरकार का नगण्य हस्तक्षेप। अंग्रेज सरकार ने खैर यहाँ पे शासन किया, लेकिन उनका आंतरिक शासन में इनको स्वायत्ता दे रखी थी और बहुत अधिक प्रभाव भी, बहुत अधिक जो हस्तक्षेप था वो भी नहीं था। तो इस प्रकार से जो कठोरता से शासन किया जाता है वो यहाँ पे था नहीं, तो इसके कारण से भी अमेरिकी लोग अब स्वतंत्र होना चाहते हैं। नेक्स्ट है उपनिवेशों के प्रति सहानुभूति का अभाव। अंग्रेज सरकार के प्रति सहानुभूति का अभाव। होता क्या है कि ये जो यहाँ पे अमेरिकी उपनिवेश में जो अधिकांश लोग थे वो इंग्लैंड के जो कैदी होते थे, उनके पास में विकल्प दिया जाता उनको, या तो आप इंग्लैंड में रह करके जेल में सजा, या वो सजा प्राप्त कीजिए, सजा पूरी कीजिए, या फिर इंग्लैंड अमेरिका में जाकर के आप बस जाइए। तो बहुत से लोग हैं इस कारण से अमेरिका में जाकर के बस से जाते हैं। तो अब उनमें इसके प्रति, अंग्रेज सरकार के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है, वो उन्हें घृणा की दृष्टि से देखते हैं। नेक्स्ट है बौद्धिक चेतना का विकास। अमेरिका में कुछ जो विद्वान होते हैं और समाचार पत्र पत्रिकाएं, उनके कारण से बौद्धिक चेतना का विकास होता है। और इसमें हार्वर्ड विश्वविद्यालय है और विलियम मैरी विश्वविद्यालय है, विलियम मैरी कॉलेज, इनकी स्थापना होती है। बॉस्टन न्यूज़ लेटर है, कॉमन सेंस है, न्यूयॉर्क गजट है, और बहुत सारे समाचार पत्र पत्रिकाएं छपते हैं। और इन सब में अंग्रेज सरकार की जो गलत नीतियां थी उनका वर्णन होता और उनकी आलोचना की जाती। इस कारण से यहाँ पे अमेरिकी जो लोग हैं वो इंग्लैंड सरकार के विरोधी बनते चले जाते हैं। नेक्स्ट है उपनिवेशों का आर्थिक शोषण। इंग्लैंड सरकार ने यहाँ पर अमेरिका में इतने प्रकार के नए कानून बनाए कि यहाँ पे लोगों का जीवन यापन भी मुश्किल हो गया, और इसके लिए उन्होंने यहाँ पे जो कानून बनाए, औद्योगिक अधिनियम बना दिया। उसके अनुसार कि जो अमेरिकी उपनिवेश हैं वो इंग्लैंड से ही वस्तुएं खरीदेंगे, अन्य किसी देश से नहीं। इसके अलावा जो शुगर एक्ट है, शुगर एक्ट के अनुसार अब उन्हें क्यूबा से ही गन्ना खरीदना होगा, क्यूबा से चीनी खरीदनी होगी। क्यूबा भी इंग्लैंड के अधीन ही था, तो उसमें भी इंग्लैंड को फायदा होना था। स्टाम्प एक्ट बना दिया। अब कोई भी जो अमेरिकी लोग हैं अगर वो रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, पत्र पत्रिकाएं अपनी छापना चाहते हैं, समाचार पत्र के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, या जमीन खरीदना चाहते हैं, मकान खरीदना चाहते हैं, तो उसके लाइसेंस बनवाना चाहते हैं, तो उन सब के लिए जो स्टाम्प खरीदना आवश्यक कर दिया उन्होंने, और स्टाम्प के लिए उन्होंने शुल्क निर्धारित कर दिया। और नेक्स्ट था चाय नीति। चाय भी ये था कि चाय भी वो इंग्लैंड से ही खरीदेंगे, जिससे प्रत्यक्ष लाभ है वो इंग्लैंड को ही प्राप्त होता। तो इन नीतियों के कारण सब कुछ जो अमेरिकी लोग थे वो बहुत अधिक एक तरह से आर्थिक शोषण के शिकार बनते जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बॉस्टन टी पार्टी। ये घटना 16 दिसंबर और 1673 ईस्वी की। और उस समय क्या होता है कि अमेरिका में चाय के बोस्टन बंदरगाह था, उसके ऊपर भारत से चाय का जहाज गया था, और वो चाय उनको खरीदनी थी अमेरिकी उपनिवेशों को, तो वो उसके विरोधी थे, क्योंकि वो चाहते थे अमेरिकी लोग कि हम अपनी इच्छा से जिस भी देश से चाहें उससे ही चाय खरीदेंगे। तो उस पानी के जहाज में वो कुलियों के बेस में चढ़े रात को, और उन्होंने सारी की सारी पेटियां समुद्र में फेंक दी। तो इसका हर्जाना भी इंग्लैंड की सरकार है वो अमेरिकी उपनिवेशों से ही वसूल करना चाहती है, तो इसका विरोध भी उन्होंने किया। नेक्स्ट पॉइंट है महाद्वीपीय कांग्रेस का आयोजन 1774 और 1775 ईस्वी में। यहाँ के लोगों ने अब आज़ादी के लिए एक प्रयास किया और एकत्रित होकर के एक अपना संघ बनाया जो आज़ादी के लिए प्रयास करेगा। ये तो थे कारण। अब हम परिणामों को मौखिक इसका अध्ययन करते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से
परिणाम होते हैं स्वतंत्रता संग्राम के परिणाम स्वरूप। सबसे पहले यहाँ पे नवीन व्यवस्था का उदय हुआ, संविधान बना, संविधान के 2 सदन बने और अब वो लोकतंत्र की स्थापना हुई, उनके द्वारा यहाँ पे शासन चलाया जाने लगा। एक दूसरा ये हुआ कि ब्रिटिश की औपनिवेशिक नीति में परिवर्तन आया। वो इस प्रकार से अब ब्रिटिश लोग अपने दूसरे उपनिवेशों के प्रति उदार नीति अपनाने लगे, क्योंकि वो जानते थे कि नहीं तो हमारे जैसे अमेरिका जैसा ही हाल होगा और देश भी स्वतंत्र होंगे। और यूएसए है उसका आर्थिक विकास होता है, अमेरिका वो आर्थिक महाशक्ति के रूप में उसका उदय होता है। सांस्कृतिक और जो सामाजिक जो विषमताएं थी वो समाप्त होती हैं और एकता स्थापित होती है। नेक्स्ट है फ्रांस की क्रांति को प्रेरणा। फ्रांसीसी लोगों ने भी अपने जो क्रूरतापूर्वक शासन था उनका, राजाओं के शोषण से मुक्त होने के लिए क्रांति की। आयरलैंड को सुविधाएं, इंग्लैंड अमेरिका की तर्ज पर ही आयरलैंड वो भी स्वतंत्र होता है। राष्ट्रीयता की भावना का विकास, ये महत्वपूर्ण है। इस क्रांति से अमेरिका को आज़ादी मिली, वहाँ पे स्वतंत्र जनता के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होने लगा और एक नई पद्धति का प्रारंभ होता है। तो अन्य राष्ट्र जिनमें अभी भी राजतंत्र है वो राजाओं के शोषण में जी रहे हैं, तो उनसे मुक्ति के लिए उनको एक कारण मिला। और इस कारण से इस प्रकार हमने ये जो अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम है इसका अध्ययन किया और आज हमारे ये चैप्टर समाप्त होता है। धन्यवाद।